नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी वेंचर्स में। पढ़ के तो देखिए। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर, जिसमें हमने क्विज़ कंटिन्यू करी थी। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हमने 20 क्वेश्चंस करे थे इन 9 मिनट्स। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। प्लीज़ 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 अटैम्प्ट क्वेश्चंस, क्योंकि जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करोगे उतना पता चलेगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है एंड कितने मार्क्स आप स्कोर कर रहे हो। सो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस ज़रूर करिए, और बाकी एक्सप्लेनेशन के लिए अभी मेरी लूसेंट की जीके पॉलिटी एक्सप्लेनेशन चल रही है। उसका लिंक आई बटन पे आपको क्लिक करके मिल जाएगा, वहाँ से देखिए। और ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो तो फिर क्विज अटैम्प्ट करिए। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग अथॉरिटीज़ डिसाइड हाउ फार द फंडामेंटल राइट कैन अप्लाई टू द मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज। कौन सी अथॉरिटीज़ में से डिसाइड करती है कि जो हमारी फंडामेंटल राइट्स होंगी वो आर्म्ड फोर्सेस पे कितने हद तक अप्लाई होगी। कौन सी अथॉरिटी एक्सप्लेन करती है? आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, देन आई विल टेल। इसका आंसर है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। आंसर बी। ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हमें बताता है कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उसमें फंडामेंटल राइट्स मतलब किस हद तक उन पे फंडामेंटल राइट्स अप्लाई हो सकती हैं। और ये आता है आर्टिकल 33 और 34 के अंदर। गाइस ट्राई टू रिमेंबर आर्टिकल्स, क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चन जब आते हैं तो डायरेक्ट आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, और स्टेट पीसीएससी के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। यूपी पीएससी, हरियाणा पीएससी, राजस्थान पीएससी, बिहार पीएससी आने वाला है, उनके फेवरेट क्वेश्चन है डायरेक्ट आर्टिकल्स। तो ये आर्टिकल एम्पावर करते हैं किसको? पार्लियामेंट को। अभी जो क्वेश्चन में था पार्लियामेंट को, जो रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और एब्रोगेट कर देते हैं फंडामेंटल राइट्स किसके? मेंबर्स के ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस और मिलिट्री एजेंसीज। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। अभी हमने पीछे पढ़ा कि कौन से आर्टिकल के अंदर इनकी राइट्स को वो करा जाता है, आर्म्ड फोर्सेस की। अब हम पढ़ रहे हैं कि इनका सुप्रीम कमांडर कौन होता है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑलरेडी सबको पता होगा जहाँ तक मुझे लगता है। सो आंसर इज ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं इंडियन एयरफोर्स के? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनको क्या बोला जाता है? हेड ऑफ इंडियन सिटीजन। ये हमने लूसेंट के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, पहली लाइन है आई गेस, कि ये फर्स्ट सिटीजन होते हैं इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स हेल्प द मदरसा इन इंडिया टू रिमेन आउट ऑफ परव्यू ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट। जो मदरसा होते हैं वो राइट टू एजुकेशन के बाहर होते हैं। राइट टू एजुकेशन कौन से ईयर में आया था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। तो मदरसा को इनसे बाहर रखा गया है, वो कौन से आर्टिकल के अंदर रखा गया है? आंसर इज डी। ठीक है, आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो देखो मदरसा होते हैं ये आर्टिकल 30 के अंदर आते हैं। ये बोलता है कि जितनी भी माइनॉरिटीज़ होंगी, चाहे तो वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं या फिर वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, उनके पास अपना राइट है कि वो अपनी एस्टेब्लिश कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब वो अपने कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल के पढ़ा सकते हैं, ये उनके पास राइट है। और आर्टिकल 30 जो प्रोवाइड करता है वो ये भी बोलता है कि वो अपने लिंग्विस्टिक, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया, और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं। एट द सेम टाइम ग्रांट इन एड के लिए भी क्लेम कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है वो मदरसा पे लागू नहीं होता, क्योंकि मदरसा अपने खुद के बना सकते हैं अंडर आर्टिकल 30। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्सटैग इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आंसर इज सी, स्वीडन। रिक्सटैग नेशनल लेजिस्लेचर है, सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट इट्स मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद चाइना। कौन से एक्ट के तहत जो उनकी मोनोपोली थी वो चली गई थी ट्रेड करने से चाइना की? आंसर इज सी, चार्टर एक्ट 1833। देखो क्या हुआ था, 1833 को सेंट हेलेना एक्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे, अदरवाइज़ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बता दूंगी। ठीक है, तो 1813 में क्या हुआ था, जब चार्टर एक्ट 1813 आया था उसमें बोला था कि आपके पास फ्री ट्रेड विद चाइना, मतलब
यू हैव द मोनोपोली, तुम्हारे पास मोनोपोली है टी ट्रेड करने की और चाइना के साथ करने की, लेकिन फिर बाद में चाइना के साथ भी ले ली थी। तो इस वजह से वो कौन सा एक्ट में ली थी? वो ली थी 1833 में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो आया था RT एक्ट 6 से 14 ईयर्स तक के लिए, वो कौन सी अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया है? आंसर इज डी, दैट इज 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ईयर यार आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ओके, हाँ, ईयर इज 2002। एलिमेंट्री एजुकेशन फंडामेंटल राइट बना दिया था, आर्टिकल 21A ऐड हुआ था, जो ये डिक्लेयर करता है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी 6 से 14 ईयर्स तक के मैनर में। अच्छा मुझे बताइए, जो एजुकेशन है वो कौन सी लिस्ट में आता है? स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट या फिर कॉन्करेंट लिस्ट? प्लीज़ मेंशन इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, JVP कमेटी विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1948 और 49। एक क्वेश्चन तो यहीं बन गया, JVP कमेटी 48-49 में बनी थी, किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। आंसर इज बी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। देखो JVP कमेटी सेटअप करी थी कांग्रेस ने, और ये JVP की फुल फॉर्म क्या है? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, इन तीनों के लिए। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 49 में, और इन्होंने बोला था कि इन कंट्री का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था स्टेट का, जब हम स्टेट को बंटवारा कर रहे थे, उन्होंने ये पूछा था कि कौन से तरीके से हम अपनी स्टेट्स को डिवाइड करें, लिंग्विस्टिक बेसिस पे या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से। तो उन्होंने बोला था, इस JVP कमेटी ने बोला था, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि हमें लिंग्विस्टिक स्टेट पे क्या बोलते हैं वो कर लेना चाहिए, मतलब डिवीजन स्टेट का, फॉर्मेशन स्टेट की नई फॉर्मेशन लिंग्विस्टिक बेसिस पे कर लेनी चाहिए, ये बोला था JVP कमेटी ने। ठीक है, सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट हैज़ बीन टू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिटिगेशन? कौन सी फंडामेंटल राइट में अब तक सबसे ज़्यादा लिटिगेशन यूज़ हुई है? वो हुई है राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट में, इसीलिए इसको फंडामेंटल राइट से रिपील कर दिया, हटा दिया। कौन से अमेंडमेंट एक्ट में ये हुआ है, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? देखो, मैंने लूसेंट की जब सीरीज़ कराई थी उसमें फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था तो उसमें कौन कौन से प्रोविज़न एकदम लागू कर दिए थे। बाकी सारे 1950 में लागू हुए थे, लेकिन कुछ 1949 में ही हो गए थे। तो अगर आपने वो सीरीज़ देखी है तो ठीक है, नहीं देखी है तो मैं आई बटन पे क्लिक करके आप वो सीरीज़ देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। बट प्लीज़ 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 रिवाइज पॉलिटी बिफोर अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस। ओके, सो इसका आंसर है आर्टिकल 5 सिटीजनशिप वाले। ठीक है, दैट इज़ ए। आर्टिकल 5 में सिटीजनशिप की बात करी गई है, और सिटीजनशिप उन्होंने लागू कर दी थी जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कम्स द अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी बाय प्रेसिडेंट? जो प्रेसिडेंट अपने एडमिनिस्ट्रेटर को बिठाते हैं यूनियन टेरिटरी को चलाने के लिए, वो कौन से आर्टिकल के अंदर होता है? आंसर इज आर्टिकल ए, आर्टिकल 239। आंसर इज ए। ठीक है, तो आर्टिकल 239 ध्यान रखना, आ सकता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी यूटी बनी है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख सेपरेट होके यूटी बनाए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है। तो 239 क्या बोलता है कि जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनको एडमिनिस्टर किया जाता है प्रेसिडेंट के एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू। ठीक है, या तो उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलेंगे या फिर चीफ कमिश्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, और उन्हें मतलब किसके बिहाफ पे काम करते हैं? वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे काम करते हैं। ओके, सो 10 मिनट में 10 क्वेश्चन किया आपने विद एक्सप्लेनेशन, और रिवीजन हुआ पॉलिटी का। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
हमारा साथ दीजिए, कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन करिए आंसर्स और रिवाइज करिए। सो गाइस, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। जय हिंद।